तैयार हो जो अपने भारत देश को फिर से सस्टेनेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाए। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जिनका जुनून तब तक नहीं रुकेगा जब तक एमसीएल नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड नहीं बनती है और भारत देश को फिर से एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हम नहीं बनाते। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों 10 अगस्त को पूरी दुनिया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी जागतिक जैव ईंधन दिन को मनाती है और भारत में एमसीएल परिवार भी बहुत बड़ी उत्साह से इस दिन को मनाता है। लेकिन कोई भी दिन हम क्यों मनाते हैं? कोई भी दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि वो दिन जिस इशू के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उस विषय के बारे में लोगों को समझे, लोगों में जागरूकता निर्माण हो, उसका महत्व, इसकी गंभीरता लोगों के ख्याल में है, लोगों को समझे और फिर लोग उसके ऊपर काम करें। दोस्तों हम कई सारे दिन मनाते हैं, कई सारी बीमारियों के लिए दिन मनाते हैं। कैंसर के लिए दिन मनाता है, हृदय रोग के लिए दिन मनाता है, लेप्रेसी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, हर बीमारी के लिए हम दिन मनाते हैं। और उसका कारण एक ही होता है कि इस बीमारियों के बारे में लोगों को समझे, जागरूकता निर्माण हो, उन्हें पता चले कि किस तरह से हम इन बीमारियों से लड़ सकते हैं, इससे बच सकते हैं। वैसे भी कई सारे महान राष्ट्र पुरुष हैं जिनकी जयंती हम मनाते हैं और उसका एक ही कारण होता है कि इस राष्ट्र पुरुषों ने जो भी काम किया, जो भी कंट्रीब्यूशन किया लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो सब लोगों को पता चले, समाज को पता चले और इससे हम सब प्रेरणा ले और वही प्रेरणा लेके हम भी कुछ अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें। तो वैसे ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इसलिए मनाया जाता है कि इस बायोफ्यूल के बारे में, जैव ईंधन के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। और आज तो जैसे बदलते हालात है, जैसे हमारे सामने हर दिन जलवायु परिवर्तन का जो जो संकट है वो गहरा होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज गहरा होता जा रहा है, उस दिनों में तो इस दिन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चले। इनफैक्ट एमसीएल तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हर दिन ये दिन मनाती है। तो ये जागतिक जैव ईंधन दिन है, वो 10 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। तो क्या हुआ इस 10 अगस्त को, क्यों 10 अगस्त को ही? तो दोस्तों एक बहुत ही महान ऐसे वैज्ञानिक होके जिनका नाम था सर रुडोल्फ डीजल। उन्होंने 1893 में उन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी। इनफैक्ट ये वो डीजल इंजन था जिसी के नाम से वो डीजल को डीजल कहा गया, उसको डीजल ऐसे बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये जो डीजल इंजन बनाया वो उन्होंने चलाया पीनट ऑयल के ऊपर यानी जैव ईंधन के ऊपर, बायोडीजल के ऊपर। और तभी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा एक वक्त आएगा कि ये जो इंजन है, जो उस टाइम का दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन था, डीजल इंजन था, उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा है कि हम सबको फिर से इस जैव ईंधन की तरफ जाना पड़ेगा। और यही था वो दिन, 10 अगस्त का वो दिन था कि जिस टाइम उन्होंने ये करके पूरी दुनिया को जैव ईंधन के बारे में बताया था। तो इसीलिए इस दिन को 10 अगस्त को पूरी दुनिया में जैव ईंधन दिन करके मनाया जाता है। चलिए समझते हैं कि बायोफ्यूल या जैव ईंधन का मतलब क्या होता है। तो जैव ईंधन यानी ईंधन जो तैयार होता है बायोलॉजिकल यानी जैविक रॉ मटेरियल से। अभी जो नॉर्मली हम जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोल। जब पहली बार इसकी खोज हुई तो लोगों ने इसको पेट्रोल कहा। इसका मतलब है पेट्रोल यानी रॉक, उससे निकला हुआ तेल। तो रॉक से या पत्थर से निकला हुआ तेल इसको पेट्रोल कहने लगे। बाद में जैसे उसके इस डीजल के, इस क्रूड ऑयल के या पेट्रोल के, इस फ्यूल के कई सारे बाकी केमिकल्स तैयार हुए और उस केमिकल्स के आधार पर कितनी सारी इंडस्ट्रीज तैयार हुई और इन सभी केमिकल्स को कहा गया पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि उसकी खोज हुई, उसकी शुरुआत हुई उस पेट्रोस से। पेट्रोस का मतलब है रॉक, रॉक का मतलब है पत्थर। तो पत्थरों से निकले हुए केमिकल्स, पत्थरों से निकला हुआ ईंधन, ये एक तरफ जिसको हमें रोकना है, जिसको रिप्लेस करना है। और
जैविक यानी बायोमास से निकला हुआ जो ईंधन है उसे हम कहेंगे जैव ईंधन। इस जैव ईंधन के क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन दो सबसे प्रमुख ऐसे क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो इस पे आधारित है कि जो जैव ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से फिजिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं सॉलिड बायोफ्यूल्स, इसका मतलब घन रूप जैव ईंधन, और इसमें आते हैं लकड़ी और बायोकोल। दूसरा अगर हम देखेंगे तो वो है लिक्विड यानी द्रव रूप जैव ईंधन, और द्रव रूप जैव ईंधन में आते हैं बायोडीजल और बायोइथेनॉल। बायोडीजल होता है डीजल के लिए और बायोइथेनॉल होता है पेट्रोल के लिए। और तीसरा जो है वो है वायु रूप जैव ईंधन। अब इस वायु रूप जैव ईंधन में आता है बायोगैस और जिससे जो निकलता है वो बायोमीथेन। तो चलिए देखते हैं इस सॉलिड बायोफ्यूल के बारे में, समझते हैं इस घन रूप जैव ईंधन के बारे में। तो घन रूप जैव ईंधन नैसर्गिक या प्रकृति से भी तैयार होता हुआ हो। एक तो प्रकृति से तैयार कर सकते हैं, नहीं तो हम फैक्ट्री में उसको तैयार कर सकते हैं। जो नेचुरली प्रकृति में हमें मिलता है वो है ऑफ कोर्स लकड़ी। अभी हम देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी लकड़ियों की पेड़ों की टहनी होती है या सूखी लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल भारत देश में और कई सारे देश में ईंधन के तौर पर किया जाता है, चाहे वो कुकिंग का ईंधन हो, घर के लिए, घरेलू चीज के लिए, या कमर्शियल चीजों में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है वो ना कि सिर्फ इस सूखी लकड़ियों को जैव ईंधन के तौर पर बेचते हैं, लेकिन पेड़ों को काट के भी उसकी चिप्स करके इसको वुड पैलेट करके एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं दूसरे देश को। क्योंकि कोयले के साथ इस बायो ईंधन को उसको ब्लेंड करना, ऐसी पॉलिसी ऑलमोस्ट हर देश में है। तो कोयले के साथ 5%, 10% जैव ईंधन डालना चाहिए और उसको जलाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी हर जगह है। इसलिए कुछ कुछ कंपनी ऐसी है कि जो इस लकड़ी को काट के उसके स्मॉल स्मॉल प्लेट्स लगा के वो बेचती है विदाउट प्रोसेसिंग। और दूसरा है ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर, जो हम फैक्ट्री में जिसको इस घन रूप जैव ईंधन को तैयार कर सकते हैं और जिसे हम बायोकोल भी कह सकते हैं। दोस्तों हर तरह के कई तरह के अलग अलग बायोमास हो सकते हैं। ऐसे बायोमास से हम लोग ये बायोकोल, ब्रिकेट, पिलेट्स ऐसे तैयार कर सकते हैं। और मैं कहता हूं तो भारत में एमसीएल एकमेव ऐसी कंपनी है कि जिसके पास जो ब्रांड तैयार करके एमकोल या बायोकोल बेच रही है। और मुझे लगता है कि विश्व में शायद कोई ऐसी कंपनी हो कि जो बायोकोल एक ब्रांड के तौर पर आज बेच रही है। इसके बाद है लिक्विड यानी द्रव रूप जैव ईंधन। अब द्रव रूप जैव ईंधन में है बायोडीजल और बायोइथेनॉल। समझते हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल का मतलब है किसी भी वनस्पति तेल से तैयार किया हुआ डीजल। अभी कौन सा वनस्पति तेल होगा वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वनस्पति तेल बायोडीजल के लिए रॉ मटेरियल करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वो वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए, वनस्पति तेल होना चाहिए। लेकिन ये जो बायोडीजल है ये ऑलमोस्ट डीजल जैसा ही काम करता है। यानी अगर आपको लगता होगा कि बायोडीजल हमेशा ब्लेंडिंग के इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5%, 10%, 15%, तो ऐसा नहीं है। जहां जहां डीजल आज की तारीख में काम करता है वहां बायोडीजल 100% हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी वैसे ही आउटपुट देता है। यानी ये ब्लेंडिंग में भी काम करता है। ब्लेंडिंग में भी ये काम करता है, यानी डीजल के साथ, नॉर्मल फोसिल डीजल के साथ आप इसको ब्लेंड करो, इसका इस्तेमाल करो और 100% बायोडीजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब 100% बायोडीजल का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोरेटर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं और बहुत कम टेम्परेचर में, तापमान में ये सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे हमारे घर का, किचन का जो रखा हुआ वेजिटेबल ऑयल है वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं मशीन में, जो आसानी से किए जा सकते हैं। आज की तारीख में यूरोप में, अमेरिका में ऐसी गाड़ियां बनती है जिसमें ये चेंजेस करके ये गाड़ियां बनती है। तो ये सभी गाड़ियां जो यूरोप में बनती है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ब्राजील में है, ये गाड़ियां 100% बायोडीजल पे भी चल सकती है, बायोडीजल बायोइथेनॉल पे, 100% पेट्रोल डीजल पे भी चल सकती है, और दोनों का कोई भी ब्लेंड हो उसके ऊपर भी चलती है। और ऐसी गाड़ियों को कहते हैं फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां। और भारत में भी अभी ऐसी गाड़ी की शुरुआत होने वाली है कि जो गाड़ियां 100% बायोडीजल, 100% इथेनॉल और 100% फॉसिल फ्यूल और इनके कोई भी ब्लेंड के ऊपर चलेगी।
पूरी दुनिया में जो भी बायोडीजल बनाया जाता है, जिस देश में बनाया जाता है, वो अपने देश में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो वेजिटेबल ऑयल अवेलेबल है, उससे वो बायोडीजल बनाते हैं। जैसे यूरोप में आप जाएंगे तो रेपसीड ऑयल है जिससे वो बायोडीजल बनाते हैं। अमेरिका में जाओगे तो सोयाबीन ऑयल है, उससे वो बायोडीजल बनाते हैं। मलेशिया में जाओगे तो वहां पाम ऑयल है, उससे बायोडीजल बनाते हैं। तो हर देश अपने अपने देश में जो भी वेजिटेबल ऑयल अवेलेबल होता है उससे बायोडीजल बनाता है। अभी भारत की बात करें तो भारत की परिस्थिति आज वेजिटेबल ऑयल में ऐसी है कि पिछले साल हमने इस 2022 में 60% ऑलमोस्ट जो वेजिटेबल जो हमें खाने के लिए लगता है वो हमने बाहर से मंगाया, 60%। तो यार इस वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल तो हम लोग बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो फिर इसके ऊपर काफी दिनों से रिसर्च हुआ। 2006 में एक पॉलिसी बनी कि ये जो इसके ऊपर थी कि किस तरह से हम अपने देश में बायोडीजल का उत्पादन करें। तो इस बायोडीजल के लिए फिर रॉ मटेरियल कौन सा होगा, तो इसके लिए संशोधन करने के बाद एक वनस्पति को चुना गया। वो वनस्पति का नाम है जेट्रोफा। दोस्तों जेट्रोफा एक तो पूरे देश में हर जगह आता है, हर राज्य में उसके अलग अलग नाम है। हमारे देश में जेट्रोफा के 200 से ज्यादा जाति, 10,000 से ज्यादा उपजाति है। इसको एरंड, मोगली एरंड, रान एरंड, जमाल गोटा, ऐसे कई सारे लोकल नेम है जिससे हम उसको पहचानते हैं। और ये जेट्रोफा अगर आप देखोगे तो जेट्रोफा एक एक श्रब है, यानी बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, तो छोटा पेड़ है। और उसकी जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस है, तंतुमय है। तो कोई सी भी ऐसी जमीन जो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, बंजर है, थोड़ी सी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में भी ये आता है। बहुत ज्यादा अगर सूखा पड़े तो भी ये मरता नहीं, और अगर बाढ़ भी आए तो ये उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जेट्रोफा की फिर उसको चुना गया, और जेट्रोफा के बेस के ऊपर पॉलिसी का निर्माण हुआ कि हम जेट्रोफा का निर्माण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें जो सीड्स आती है उससे जेट्रोफा का ऑयल बनेगा और उससे बायोडीजल बनेगा। उसी के साथ और एक वनस्पति के ऊपर काफी अच्छा काम हुआ है भारत में, और उसका नाम है करंजा। ये भी लोकल अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं, पूरे भारत देश में होता है। पोंगामिया पिनाटा ऐसा उसका टेक्निकल या बॉटनिकल नेम है। लेकिन ये कोई श्रब या छोटा ऐसा पेड़ नहीं, ये बड़ा वृक्ष है, बड़ा पेड़ है। तो इसकी जो रूट सिस्टम है वो नॉर्मल एक बड़े पेड़ के जैसी होती है, और उसके बेनिफिट्स भी वैसे। तो इसके फ्रूट्स आने के लिए, ये बड़ा होने के लिए शायद टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार वो पूरा बड़ा होने के बाद बहुत सारे फल, बहुत सारे सीड्स, बीज देता है, जिससे काफी सारा तेल निकल सकता है। और एक बड़ा वृक्ष होने के कारण उसके कई सारे अच्छे अच्छे चीजें या बेनिफिट्स भी है। लेकिन वो वैसी जगह पे आता है जहां फिर उसको पोषक ऐसी परिस्थिति हो, उसको पोषक ऐसी जमीन हो। अभी हमारी जो नेशनल बायोडीजल पॉलिसी थी 2006 में, हमने इस पॉलिसी को तैयार किया। भारत सरकार ने जब इस पॉलिसी को तैयार किया तब उन्होंने प्रॉपर ये जेट्रोफा बेस्ड पॉलिसी थी, और उन्होंने फिर उसके आगे एक अपने टारगेट्स भी रखे कि कैसे हम बायोडीजल बनाएंगे, कैसे इसको नॉर्मल डीजल के साथ ब्लेंड करेंगे, 2009 तक कौन सा लक्ष्य होगा, 2012 तक हम कहा जाएंगे, वो सब टारगेट्स उन्होंने तैयार किए। और इन्होंने सब पूरा प्रोत्साहन भी दिया था कंपनियों को कि आप इसको काम करो। ये जेट्रोफा को लगाने के लिए उन्होंने ऐसी जो बंजर जमीन थी वो कंपनियों को दी कि आप लीज के ऊपर दी, कि आप करो इसके ऊपर काम। लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ नहीं पाया, जितना जितना एक्सपेक्टेड था, अपेक्षित था, उतना बिजनेस, इतना इतना सेक्टर, इस सेक्टर का एक्सपेंशन नहीं हुआ। और उसका प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल, क्योंकि उतने स्केल में इस रॉ मटेरियल का उत्पादन ही नहीं हुआ। अभी जैसा मैंने कहा कि जेट्रोफा के 200 से ज्यादा जाति और 10,000 से ज्यादा उपजाति है। तो कौन से वैरायटी का वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, या कौन सी वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, कौन सी टेक्नोलॉजी की जिससे वो बेहतर लगेगा और बेहतर हम लोग उगा पाएंगे, ऐसी इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। तो जिन्होंने भी इस रॉ मटेरियल को लगाया, जिन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, ऐसे था कि 3 साल के बाद उसको फ्रूट्स आना आना चाहिए ऐसे। लेकिन 4-4, 5-5 साल के बाद भी ना तो ये श्रब वो 3-4 फीट के ऊपर बढ़ा, ना ही इसको फ्रूट आए। और इसी जगह पे जब मैंने 2005 और 6 में 5 में मैंने और डॉक्टर लवेश सर, हम दोनों ने इस पे बहुत काम किया था। मुंबई के नजदीक ठाणे में हमने ऑलमोस्ट 1,000 एकड़ में ये जेट्रोफा की लागवड की थी, प्लांटेशन की थी। और जो हमने प्लांटेशन की थी वो सिर्फ 10 महीने में वो 6 फीट हुआ और उसको फ्रूट्स आए, जिसको देखने के लिए कई भारत से तो लोग आते ही थे, लेकिन बाहर से भी लोग आते थे।
तो इसी के कारण वो जेट्रोफा आगे बढ़ा नहीं, उसको जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो हुआ नहीं। लेकिन कुछ देश ऐसे कि जिन्होंने इस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया, जैसे मलेशिया। उन्होंने बायोडीजल पॉलिसी तैयार की, उसको अच्छी तरह से आगे लेके गया और ब्लेंडिंग भी उन्होंने की। आज पूरी दुनिया में जो बायोडीजल का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अमेरिका, मैक्सिमम। उसके बाद अगर परसेंटेज में देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन या यूरोप है, सभी देश मिलकर। ब्राजील इंडिविजुअल अगर देखेंगे एक देश, तो अमेरिका के बाद आता है ब्राजील, और बाद में फिर इंडोनेशिया और बाकी छोटे छोटे देश है। हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही कम है। दूसरा जो है ये है बायोडीजल, और पेट्रोल के लिए जो 100% पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है, ऐसे जीव ईंधन का नाम है बायो इथेनॉल। कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिस रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत ज्यादा शुगर हो, ऐसे शुगर वाले रॉ मटेरियल को अगर आप फर्मेंटेशन करते तो उससे बनता है अल्कोहल, और वही है बायो इथेनॉल। अब ये बायो इथेनॉल जैसे 100% बायोडीजल इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे ही बायो इथेनॉल 100% पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। 100% भी कर सकता है, अलग अलग ब्लेंडिंग में भी कर सकता है, और सिर्फ वो फ्यूल करके ही नहीं, तो कई सारे उसके कई ज्यादा उसके एप्लीकेशंस है। आज पेट्रोकेमिकल्स में बेस्ट जो इंडस्ट्रीज है, कई सारी जगह पे बायो इथेनॉल रॉ मटेरियल करके जाता है। लेकिन ये चीज सिर्फ बायो इथेनॉल के साथ नहीं है, तो इससे भी बेहतर है मिथेनॉल। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल जो है, तो क्रूड ऑयल का ईंधन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी क्रूड ऑयल से कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल तैयार होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, कितने सारे, और उस पे बेस पे कई सारे इंडस्ट्रीज है, कई सारे इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स है, हजारों कंपनियां जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है आज की तारीख में। और इस पेट्रोकेमिकल के चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जो हो रहा है हम देख रहे हैं, कचरे का। लेकिन इस पूरे पेट्रोकेमिकल को 100% रिप्लेस कर सकता है मिथेनॉल। आज अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में हर कोई चीज जो आज की तारीख पे पेट्रोकेमिकल से तैयार होती है, वो मिथेनॉल से तैयार हो सकती है। और ये मिथेनॉल किससे, तो ये बायोमास बेस हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिथेनॉल तैयार करने के लिए लगती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये रॉ मटेरियल करके चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट करके हम शुरुआत करने वाले हैं, हम इस एमसीएनजी प्रोजेक्ट में जो बायोगैस तैयार होगा, उसमें 60% मीथेन आता है, और 30 से 35% तक उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले दिनों में इस मिथेनॉल को तैयार करेगा, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण हम लोग सब मिलकर करेंगे। ये अलग कभी उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बायोफ्यूल अगर आप देखेंगे अमेरिका में, तो जो पेट्रोल पंप होते हैं, तो उसमें अगर आप पेट्रोल खरीदने जाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, अलग अलग तरह के पेट्रोल वहां होते हैं, जो अलग अलग स्केल के बायोइथेनॉल से ब्लेंडिंग में चलते हैं। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हो तो E20, E30, E85 ऐसे है। तो E20 का मतलब है ई यानी इथेनॉल, 20 यानी 20% इथेनॉल। तो ये वो पेट्रोल है कि जिसमें 20% इथेनॉल है। E30 का मतलब है 30% इथेनॉल, 70% नॉर्मल पेट्रोल। E85 का मतलब है 85% बायो इथेनॉल, और सिर्फ 15% नॉर्मल पेट्रोल। तो ऐसे अमेरिका में मिलता है, और अमेरिका आज की तारीख में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो दुनिया का जो बायो इथेनॉल बनता है, आधे से ज्यादा अकेले अमेरिका में बनता है। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, ब्राजील में, इन तीनों क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से इस बायो इथेनॉल का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ E5 से लेके E100 तक अलग अलग ब्लेंड पे ये पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल में इसका ब्लेंडिंग किया जाता है। वैसे ही जैसे पेट्रोल में जब आप बायोइथेनॉल ब्लेंड करते हो, तो इसे कहते हैं E5, E10, E15। वैसे जब डीजल में आप बायोडीजल डालते हो, तो उसे कहते हैं B5, B10, B15। बी का मतलब वही ई जैसा, बी मतलब बायोडीजल, और कितना है, 5 का मतलब है 5%, B10 का मतलब है 10%। ऐसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तीसरा है गैसियस, यानी वायुरूप जैव ईंधन। अब इस वायुरूप जैव ईंधन में ऑफ कोर्स हमारा बायोगैस है, और उस बायोगैस में जो मिलता है वो बायोमीथेन। अभी मीथेन सबसे शक्तिशाली और बहुत इफेक्टिव ऐसे ईंधन है
जो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में जिसका उपयोग हो सकता है, ऑलमोस्ट हर। और इस बायोमीथेन को या बायोगैस को कैसे तैयार करते हैं? तो कोई भी वस्तु, जो कोई भी रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल होता है, उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन से मिलता है ये बायोगैस। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी खाना अगर हमने खाया, उस खाने के बाद उसका डाइजेशन होने के बाद दो चीजें हमें मिलती है अपने शरीर को। एक तो मिलती है ऊर्जा, और जिस ऊर्जा के साथ आज मैं अभी बात कर रहा हूँ, हम लोग सभी चीजें करते हैं। और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड चीज होती है, जिसको हम निकाल देते हैं कल दूसरे दिन सुबह में। वो आइडियली उसको वो रिसाइकल होना चाहिए। वो सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, वो फिर से उस चक्कर में या उस रिसाइकलिंग के साइकिल में आना चाहिए। वैसे सेम होता है इस बायोगैस प्रोडक्शन में। जब भी कोई रॉ मटेरियल, जैसे नेपियर ग्लास आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपियर ग्लास का कंप्लीट डाइजेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी बायोरिएक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो 100% इसका डाइजेशन करते हैं और फिर देते हैं दो चीजें। इनफैक्ट हमारे पेट में भी जो डाइजेशन करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। हम जो देख रहे हैं हमारे पेट में, एक्चुअली वो छोटे सूक्ष्म जीव है जो वहां बायोरिएक्टर में भी काम करते हैं। और फिर उसके डाइजेशन करने के बाद दो चीजें मिलती है। एक तो मिलती है ऊर्जा यानी बायोगैस, और दूसरे मिलती है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो और ये मीथेन, ये बायोगैस को जब आप प्यूरिफाई करते हो, मीथेन आप जनरेट करते हो, तो इस मीथेन का उपयोग ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में होता है। हर तरह का जो आपको ईंधन चाहिए, ऑयल एंड गैस का जहां जहां एप्लीकेशन है, हर एक चीज को ये रिप्लेस कर सकता है। सीएनजी आपने देखा तो ये सीएनजी करके पेट्रोल में भी चलेगा, डीजल में भी चलेगा। हर वो गाड़ी जो आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती है, वो सीएनजी पे चल सकती है। ये आपके सामने है। रेलवे चल रही है, बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं। और इसी सीएनजी को अगर आप लिक्विफाई करते हो, यानी द्रव रूप में कन्वर्ट करते हो, तो वो 600 गुना कम हो जाता है। यानी बहुत छोटे से जगह में बहुत बड़ा फ्यूल रह सकता है। और आने वाले दिनों में यही एलएनजी, वो हवाई जहाज हो, समुद्र का जहाज हो, बड़े बड़े ट्रेन हो, ट्रक्स हो, इसमें फ्यूल देने वाला है। वैसे ही ये बायोमीथेन घर में हमारा जो घरेलू कुकिंग फ्यूल करके भी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम करता है। जहां जहां इंडस्ट्रीज है, अलग अलग कमर्शियल एप्लीकेशन, वहां भी हर जगह बायोमीथेन काम कर सकता है। दोस्तों, भारत दुनिया में पहला ऐसा देश है कि जिसने इस बायोमीथेन के ऊपर, बायोगैस के ऊपर पॉलिसी बनाई। 1984 में ये पॉलिसी बनाई और तब से हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करके, एमएनआरई करके एक संस्था है कि जिनके थ्रू ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होते हैं। और ये वो एजेंसी है कि जो हर प्रोजेक्ट को 30% इतनी सब्सिडी देती है। आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो 1984 से लेके अब तक 40 लाख इतने बायोगैस के प्रोजेक्ट लग चुके हैं। लेकिन जितनी अपेक्षित या जितनी एक्सपेक्टेड जो एलपीजी का रिप्लेसमेंट था, वो नहीं होता हुआ, उतना नहीं हुआ। इनफैक्ट जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ऑलमोस्ट हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बायोगैस का प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा जो चल रहा है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि बायोगैस के लिए वो सेग्रीगेटेड रॉ मटेरियल चाहिए, जो शायद म्युनिसिपैलिटी में नहीं मिलता। अभी चाइना ने भी इस जैव ईंधन में या बायोगैस में अभी इतनी तरक्की की है। 2014-2015 में चाइना ने एक्चुअली शुरुआत की इस बायोगैस के ऊपर काम करने की, और इतने स्पीडिंगली अभी चाइना काम कर रहा है कि अभी तक आज की ये परिस्थिति है कि हमारे अगर 40 लाख से ज्यादा हमारे बायोगैस की यूनिट लग चुके हैं, तो चीन के 7.1 मिलियन यानी लगभग 71 लाख इतने यूनिट बायोगैस के लग चुके हैं। ये जो बायोफ्यूल का, जैव ईंधन का क्लासिफिकेशन है, जो हमने देखा, घन रूप, द्रव रूप, वायु रूप, वैसे ही एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। और वो क्लासिफिकेशन है कि किस तरह का रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। इनफैक्ट जैसे किसी भी सेक्टर में हमने देखा है कि किसी भी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, वैसे प्रोडक्ट भी बेहतर होता जाता है। पहले टीवी कैसा था, अभी टीवी कैसा है, वो उसमें एलसीडी आई, एलईडी आई, बाकी सब चल रहा है। वैसे ही अभी मोबाइल की तरफ, मोबाइल का हमने देखा, कंप्यूटर का हमने देखा।
कैसे कंप्यूटर था और धीरे धीरे करके कैसे कंप्यूटर आ रहे हैं, मोबाइल कैसे आ रहे हैं। मोबाइल में आज के तारीख में 4G चल रहा है। 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन। हर ये जो टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है उसे कहते हैं जनरेशन। तो मोबाइल हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में था 2G आया, यानी सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन, 3G, 4G और अभी 5G आने वाला है। वैसे ही सेम जनरेशन की जनरेशन का क्लासिफिकेशन इस जैव ईंधन में भी है। पहला है 1G या फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन। अब ये वो बायोफ्यूल्स है कि जहां रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है वो रॉ मटेरियल सभी एडिबल, यानी जिनका फूड, जिनका अनाज करके हम इस्तेमाल करते हैं उसका रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो अनाज के तौर पर लोग उसका बाकी के देशों में जो उपयोग करते हैं उसको हम रॉ मटेरियल करके लेते हैं और उससे जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। तो हर तरह के अनाज, मक्का, शुगर केन, ये गन्ना, ये सभी जो चीजें हैं वो आज की तारीख में बहुत बड़े स्केल पे इसका उपयोग हो रहा है। वैसे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स यानी वो कि जहां रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो नॉन फूड फीडस्टॉक होता है, यानी ऐसी सब चीजें होती है कि जिनका फूड करके हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें ऑफ कोर्स नॉन एडिबल ऑयल है। अभी जेट्रोफा ऑयल, करंजा का ऑयल, कैस्टर का ऑयल, ये सभी ऐसे ऑयल है कि जिसको हम खाते नहीं, उसका इस्तेमाल होता है। कचरे का इस्तेमाल होता है। अभी कचरा अगर ऑर्गेनिक हो, वेट हो, तो उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बायोमास, अलग अलग तरह का बायोमास, चाहे वो जंगल से हो, चाहे वो खेती के बाद का हो, इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है जैव ईंधन तैयार करने में। और इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सेकंड जनरेशन जैव ईंधन। थर्ड जनरेशन 3G बायोफ्यूल्स। अभी 3G बायोफ्यूल्स में क्या होता है, तो इसमें एक ही रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया जाता है और वो है अलगे। अलगे एक ऐसा प्रॉमिसिंग एक ऐसी प्रॉमिसिंग वनस्पति है, एक ऐसी वनस्पति है कि जिसमें बहुत सारा जैव ईंधन का निर्माण हो सकता है। और इसको लेके साइंटिस्ट पूरी दुनिया में कई सारे लोग जो काम कर रहे हैं और जो समझते हैं कि आने वाले दिनों में अलगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फ्यूचर होने वाला है। तो अलगे पे काम करने वाले जो जैव ईंधन है उसे कहते हैं 3G बायोफ्यूल्स। 4G बायोफ्यूल्स, फोर्थ जनरेशन। अभी इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल के ऊपर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, उसमें जो जनुके होते हैं उसमें तब्दीली की जाती है। अभी हमने देखा कि जो भी रॉ मटेरियल लगता है हर रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट हम लोग खेती में तैयार करते हैं, उसकी प्लांटेशन करते हैं। तो ये इस जनरेशन में क्या होता है कि जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसके बीज में बदलाव करते हैं। उसके बीच में देखते हैं कि हम अगर आपको रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए कि जिसमें ज्यादा तेल हो, तो ज्यादा तेल तैयार करने वाला रॉ मटेरियल के ऊपर काम चल रहा है। या अगर आपको चाहिए कि ज्यादा बायोमास बहुत जल्दी वो ग्रो करे, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। या बाकी कोई भी आधुनिक तकनीक अगर इसमें इस्तेमाल होती है तो वो सब 4G कैटेगरी में आती है। सुना होगा पिछले 2-3 दशकों से ये जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, भारत में भी आ चुका है। और जीएम कॉटन, मुझे लगता है हम सबको इसके बारे में पता है। अलगे बायोफ्यूल, अलगे से बेस जैव ईंधन, इसके बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में बहुत जगह पे अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। सबसे पहले तो समझते कि अलगे का मतलब क्या है। अलगे यानी शैवाल, अलगे यानी काई। अभी ये बारिश के सीजन में आप देखोगे तो पत्थरों के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसी ग्रीन आपको ऐसी लेयर दिखाई देगी, ये है अलगे। और हम लोग उसके ऊपर से फिसलते हैं। वो फिसलते क्यों है, क्योंकि इस अलगे में, इस शैवाल में तेल होता है। तो दोस्तों, अलगे बेसिकली एक पेशीय सूक्ष्म वनस्पति है। अलग अलग तरह की वनस्पति है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वृक्ष है, हर तरह की वनस्पति आप देखते हैं। इस सभी वनस्पति की सबसे पहली वनस्पति, एक पेशीय सूक्ष्म वनस्पति अगर कोई है तो वो है अलगे। इस दुनिया में जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, आज आप देख रहे हैं तो दो तरह के जीव है, एक है वनस्पति कैटेगरी और दूसरी है प्राणी कैटेगरी। लेकिन इनकी सबसे पहली जो शुरुआत हुई इस दुनिया के ऊपर, वो हुई एक ऐसे एक पेशीय जीव से कि जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं था बराबर, वो सब डिस्पर्स था। बाद में आया, यानी वो था प्रोकैरियोट्स, बाद में यूकैरियोट्स की जिसमें ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ सेल में, एक पेशीय जीव। और एक पेशीय जीव से फिर ऐसे दो अलग अलग जीव बने
प्राणी के लिए जो जिससे प्राणी बने बाद में, उसका पहला एक पेशीय प्राणी जिसे कह सकते हैं वो था प्रोटोजोआ। और उससे वो प्रोटोजोआ बन के फिर बन के इतने सारे अलग अलग तरह के जीव आज हम अपने सामने देख रहे हैं। वैसे ही वनस्पति से पहले एक पेशीय वनस्पति अगर कोई बनी होगी इस यूकैरियोट से, तो उसका नाम था अलगे। और इस अलगे से अभी आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी अलग अलग तरह की वनस्पति बनी है ना, वो अल्टीमेटली स्टार्ट हुई है इस अलगे से। और आज भी ये अलगे मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अलगे दुनिया में हर जगह मिलते हैं और हर तरह के अलगे हैं। समुद्र वाले अलगे, फ्रेश वाटर वाले अलगे, हर तरह के आप जहां देखोगे वो अलगे हो सकते हैं। और इस अलगे से कैसे बायोफ्यूल जैव ईंधन का निर्माण हो सकता है? तो सबसे पहले तो इस अलगे में तेल हो सकता है। तो एज अ सोर्स ऑफ ऑयल, यानी इस अलगे का तेल निकल सकता है और इस तेल से फिर हम बायोडीजल तैयार कर सकते हैं और इसका जैव ईंधन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है, इस अलगे से बहुत सारा बायोमास हमें मिलता है। अभी जब बायोमास मिलता है तो इस बायोमास को फिर हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं, उसका बायोमिथेनेशन कर सकते हैं और अलग अलग तरह के जैव ईंधन के हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अलगे है इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसा मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां अलगे नहीं है, कंपल्सरी अलगे है। जो मनुष्य को पता है, ऐसे इस अलगे के 3 लाख से ज्यादा जाति है, यानी 3 लाख टाइप्स तो हमें पता है। जो नहीं पता ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अलगे की कैटेगरी की जा सकती है कि अलगे ऐसे अलगे कि जो तेलों में ज्यादा है, ऐसे अलगे जो बायोमास बहुत ज्यादा देते हैं, जो बाकी के कोई फूड करके बहुत बेटर है। अलगे अलगे की ग्रोथ जैसी होती है तो ये ग्रोथ लिनियर नहीं होती। जैसे बाकी के पेड़ बढ़ते हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, तो वैसे नहीं अलगे बढ़ते। तो अलगे मल्टीप्लाई होता है, यानी एक पेशीय वनस्पति है तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे अलगे बढ़ते हैं। और लेकिन इस अलगे को आज की तारीख में भारत में जो इसका प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होता है इसके हेल्थ बेनिफिट के लिए। इनफैक्ट इस अलगे को, इस शैवाल को या काई को सुपर फूड ऐसा कहा गया है। इसमें इतनी सारे इतने अच्छे तत्व है, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन, इतनी सेहत, इतने ओमेगा ऑयल्स इसमें है कि जो बहुत जरूरी होते हैं शरीर के लिए। अगर आप एक कैप्सूल लीजिए, एक गोली गोली अगर ले अलगे की, तो पूरा दिन आपके सभी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है। तो आज की तारीख में ये जो अलगे की खेती हो रही है, सुपर फूड करके हो रही है। और अगर आपने नाम सुना होगा स्पिरुलिना, स्पिरुलिना इज बेसिकली अलगे जिसका हम सेवन करते हैं। तो अलगे का प्रोडक्शन, अलगे जिस तरह से तैयार करते हैं, ऐसे 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है फोटो बायो रिएक्टर मेथड, पीबीआर। अभी क्या होता है कि अलगे अगर आप देखोगे तो पानी के सिर्फ ऊपरी हिस्सों में कुछ मिलीमीटर में ही अलगे तैयार होते, पानी के नीचे तैयार नहीं होते। तो अगर अलगे का प्रोडक्शन करना है, अलगे ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है, तो हमें पानी का सरफेस ज्यादा से ज्यादा चाहिए और ऑफ कोर्स वहां लाइट चाहिए कि जिसके वो सूर्य प्रकाश मिले, प्रकाश संश्लेषण हो। इसलिए इस तरह का एक ट्यूब का या रिएक्टर का निर्माण किया गया है, जिस रिएक्टर में आप देख सकते हैं कि जिस रिएक्टर में पानी होता है और इस पानी में, इस रिएक्टर में फिर अलगे की हम खेती करते हैं। इस ट्यूब को कहते हैं फोटोबायो रिएक्टर। वो कांच की होती है, वो प्लास्टिक की होती है और बाद में इस ट्यूब को आप कैसे भी रखिए, अलग अलग तरीके से आप इसको रख सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा वेरिएबल्स है जो अलगे की इस ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यानी अलगे की ग्रोथ अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए, फास्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो अलगे इतना एफिशिएंट वनस्पति है कि उसको फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। यानी अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आता है, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से, तो उसको निकालना पड़ता है। अलगे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जैसे हमें विटामिन मिनरल्स लगते हैं, वो देने पड़ते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे हमें अनाज, चावल भी सब लगता है, वैसे उसको लगता है। ये सारे वेरिएबल्स अगर आप देखोगे तो 70 से भी ज्यादा ऐसी चीजें जो कंट्रोल करनी पड़ती है। इसलिए अलगे प्रोडक्शन का खर्चा जरा ज्यादा रहता है। दूसरी जो पद्धति है वो है ओपन पॉन्ड, यानी अलगे के लिए आप फिर ऐसे ओपन तालाब तैयार करते हो और उसमें उसकी खेती करते हो। अलगे दुनिया का सबसे एफिशिएंट ऐसी वनस्पति है, दुनिया का सबसे एफिशिएंट प्लांट है। अभी वनस्पति जो है, हम देखते हैं कि वनस्पति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि वो हमारे वातावरण में जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेती है, सोखती है और वो लेके हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है।
और ये कितनी एफिशिएंटली कोई भी वनस्पति कर सकती है, तो ये डिपेंड होता है कि उसमें कितना क्लोरोफिल है। अगर ज्यादा क्लोरोफिल है तो ज्यादा एफिशिएंटली करती है। अभी कोई भी वनस्पति से ये अगर आप अलगे कंपेयर करोगे तो अलगे सबसे ज्यादा एफिशिएंट। इसका कारण यह है कि किसी भी पेड़ से वनस्पति का जो आकारमान, जो उसकी साइज होती है, उसके अनुसार उसका जो प्रोपोर्शन होता है क्लोरोफिल का, उससे कई ज्यादा प्रोपोर्शन होता है अलगे का। अलगे में यानी अलगे की जितनी साइज होती है और उसमें जितना क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अलगे की ये जो कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन बना के छोड़ सकती है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इनफैक्ट हम सब लोग मिलके इस बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीज है इसका उपयोग करने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम सभी एक बहुत स्पेशल ऐसे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं एमसीएल परिवार में, आप सभी उद्योजक। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में, कारखानों में जो भी एमिशन तैयार होता है, जो भी धुआं तैयार होता है, वो धुएं को ऐसे ऊपर छोड़ा जाता है जिसे चिमनी के तहत। और आज उस चिमनी को अगर आप देखोगे तो ऐसी चिमनी होती है और ऊपर वो धुआं निकल जाता है। लेकिन अलगे के साथ अभी आने वाले दिनों में हम एक ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये चिमनी तैयार करने की जरूरत नहीं, एमिशन हवा में डालने की जरूरत नहीं। जो भी एमिशन तैयार होता है उसको पाइप के जरिए हम डायरेक्टली अलगे के पॉन्ड में, अलगे के तालाब में उसको छोड़ सकते हैं। और अलगे बहुत एफिशिएंट उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन भी डालेगा। और अगर जहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर का स्क्रबिंग भी बहुत अच्छा अलगे से होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में यानी अमेरिका में, जापान में, चाइना में इस अलगे को लेके, अलगे प्यूरिफाई को लेके कितने सारे स्टार्टअप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। लोगों ने काम नहीं किया, लोगों ने प्रोडक्ट तैयार करके बेच रहे हैं आज। यानी घर का प्यूरिफायर, ऑफिस का प्यूरिफायर, बाहर सड़क पे प्यूरिफायर, आप देख सकते हैं कि सड़क पे भी उन्होंने बड़ा प्यूरिफायर लगाया, वो अलगे का है। और वहां ऐसे स्टार्टअप तैयार करके वो बेच रहे हैं, सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो अलगे बेस्ड है। हम भी ऐसे तैयार करने वाले, हम भी अपने गांव को, अपने शहरों को स्वच्छ कर सकते हैं। हर सिग्नल के लेवल पे, सिग्नल पे हम लोग इस तरह का एक अलगे का प्यूरिफायर लगा सकते हैं जो हवा को शुद्ध करेगा। इनफैक्ट यूरोप में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ऐसे प्यूरिफायर उन्होंने लगे जो अलगे बेस्ड है। अब इस जैव ईंधन को लेके एक कंट्रोवर्सी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है, और वो है फूड वर्सेस फ्यूल। आज के तारीख में 750 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं, जो शायद कुछ दिनों में 800 हो जाएंगे। और इसमें से ऑल 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज पेट भर खाना नहीं मिलता, 100 करोड़ से ज्यादा भी। और मैक्सिमम जैव ईंधन, सबसे ज्यादा जैव ईंधन आज जिस जिस रॉ मटेरियल से तैयार हो रहा है वो सब खाना ही है, अनाज ही है। यानी वो अनाज जो किसी की भूख मिटा सकता है। और ऑलरेडी ऐसी जरूरत है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको भूख लगती है, जिनको भूख पूरी नहीं होती। वो ऐसी कंडीशन में अगर आप खाने का उपयोग, वो चावल, अनाज का उपयोग अगर आप इसके लिए कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे संगठन है दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं कि जो इसका निषेध करते हैं, जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो पूरी दुनिया में चल रही है। और इसका कारण भी अगर आप देखोगे प्रॉपर साइंटिफिकली, उन्होंने जो फिगर्स हमारे सामने रखे हैं कि अगर आप 8 बकेट अगर आप कॉर्न या मेज या भुट्टा जिसे हम कहते हैं वो तैयार करते हो, तो उस 8 कॉर्न से 21.6 गैलन, अभी 1 गैलन यानी 4.25 लीटर, तो उस 8 बकेट से आप ऑलमोस्ट 80 लीटर आप इथेनॉल या पेट्रोल तैयार करोगे, ऐसा पकड़ते हैं, बायो इथेनॉल तैयार करोगे। लेकिन वही 8 बकेट अगर आप किसी को खाने के लिए देंगे तो एक आदमी का पूरे साल का खाने का जो अनाज है वो तैयार हो सकता है। ये और इसीलिए इस फूड वर्सेस फ्यूल के क्रिटिसिज्म की वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से ऐसे कई सारे आपको कार्टून्स दिखाई देंगे जो तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। यानी लोग खराब अनाज मांग रहे हैं और ये जैव ईंधन उनको दे रहे, ईंधन दे रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड कितनी इस्तेमाल की जाती है इसके लिए, अगर इसके आंकड़े आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जितनी भी खेती होती है, जितना भी क्षेत्र है, 7% जमीन जो है वो, उसमें जितना भी खाना या अनाज तैयार होता है वो पूरा जैव ईंधन के लिए जाता है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो जाते हैं, यानी इसमें सभी है, सब कुछ शामिल है, इसमें गेहूं है, इसमें चावल है, इसमें सब कुछ है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एरिया जो जैव ईंधन के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, पहले तो है मेज यानी मक्का, वो 30 मिलियन हेक्टर। दूसरा आप देख सकते हैं कि सोयाबीन ऑयल, अभी हमारा हमारा जैसा देश, भारत जैसा देश, सोयाबीन ऑयल, रेपसीड ऑयल, पाम ऑयल ये बाहर से मंगा रहा है और हम लोग खा रहे हैं उसको।
लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सोयाबीन ऑयल 25 मिलियन हेक्टर, 250 लाख हेक्टर ऐसी जमीन जिसमें ऊपर सोयाबीन तैयार हो रहा है और उससे जैव ईंधन तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं रेपसीड ऑयल 8 मिलियन हेक्टर यानी 80 लाख हेक्टर। आप देख सकते हैं कि पाम ऑयल जो हम लोग खाते हैं 6 मिलियन हेक्टर यानी 60 लाख हेक्टर। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जो जहां खाना तैयार हो रहा है, अनाज तैयार हो रहा है, वो जैव ईंधन के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी फूड एक तरह ऐसी परिस्थिति है, फिर भी लोग जैव ईंधन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैव ईंधन एक में ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके पास जो 100% सस्टेनेबल है, जो पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है। आज इस जैव रिन्यूएबल के नाम पे ये जो ईवी चल रहा है, ये जो सोलर चल रहा है, लोग जानते हैं। इनफैक्ट जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी जान चुके कि ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि इंट्री मैनेजमेंट हो, लेकिन ये सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। अगर दुनिया में कुछ सस्टेनेबल है, अगर इस दुनिया बचाने के लिए कुछ करना होगा तो बायोफ्यूल ही करना होगा। और इसी का कारण है जो लोग बोलते हैं कि जैव ईंधन नहीं करना चाहिए, वो लोग बोलते हैं कि वो खाने के इस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। लेकिन जो इसको कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि दुनिया बचाने का कोई तरीका ही नहीं है दूसरा। अगर हम लोग जैव ईंधन नहीं तैयार करोगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा और हालत खराब हो इस दुनिया की। तो जैव ईंधन ही 100% सस्टेनेबल है। और इसी को जैसे अभी पूरी बहुत सारी दुनिया में ग्लोबली अलग अलग सोर्सेस पे काम कर रही है। लोग काम कर रहे हैं इस नॉन फूड फीड स्टॉक पर। हमने देखा कि कैसे जेट्रोफा हो सकता है, करंजा हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकते हैं कि जिससे नॉन फूड जो ऑयल है उसका निर्माण हो, वो उसका इस्तेमाल हो, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं अलगे के ऊपर। अभी अलगे जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में हर जगह अलगे मिलता है। और कुछ तो अलगे के ऐसे वैरायटीज है, टाइप्स है, जो 4-4 घंटे में डबल होते हैं, 4 घंटे में डबल, 6 घंटे में डबल। तो इतना बायोमास उसका हो सकता है, लेकिन उसकी परिस्थिति वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स ऐसी सिस्टम है उसको ग्रो करने की। वेस्ट, कचरे से बायोफ्यूल का निर्माण करें, जैव ईंधन का निर्माण करें, ज्यादा से ज्यादा जहां कचरा मिलता है उसको लेके जाएं, उसके ऊपर भी काम चालू है, लोग काम कर रहे हैं। फिर हाइड्रोजन फ्यूल, अभी हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक रोमांचक ऐसी कहानी है। अभी हाइड्रोजन ये जो फ्यूल है ईंधन के तौर पर, अभी कई सारी कंपनी इसको मार्केट करने की कोशिश कर रही है, बेचने की कोशिश कर रही है। लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां लाई है और बता रहे कि देखो हाइड्रोजन के ऊपर ये सब कुछ चलता है, हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बायोमास से तैयार होता है, सिंपल प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन से, उससे बन सकता है। लेकिन आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में दुनिया में एक मूवी बहुत ही सुपरहिट चल रही है। हर देश में वो मूवी सुपरहिट चल रही है, हमारे देश में भी। और उस मूवी का नाम है, इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी का नाम है ओपेनहाइमर। अब ये ओपेनहाइमर ये ऐसे एक साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक का आत्मचरित्र है। आत्मचरित्र है, जीवन चरित्र है। वो वैज्ञानिक जिसने अणुबॉम्ब बनाया, वो वैज्ञानिक जिसने एटम बॉम्ब बनाया और जिसका उपयोग करके अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से बर्बाद किया। लेकिन उसके बाद उस टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के बाद पूरी दुनिया में ऐसी जंग छिड़ी है। हर देश चाहता है कि उसके पास अणुबॉम्ब हो। वो काम, और ऑफ कोर्स हुआ है, कई सारे देशों ने अपने अपने अणुबॉम्ब तैयार किया, उसमें कंपटीशन चल रहा है, तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास कितने। फिर ऐसा हुआ कि नहीं, इसका हम लोग अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्लीन एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं। तो जापान में, सॉरी जापान में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, इस अणुबॉम्ब की टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर एनर्जी तैयार करने के प्रोजेक्ट चालू हुए, जिसे अणु ऊर्जा हम कहते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट, इसमें जा कुछ भी अगर थोड़ा सा हादसा हुआ, कुछ भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा समझे कि अणु बॉम्ब फूट गया, ये हो गया, उसका एक्सप्लोड हो गया। और वैसे ही पूरी हानि होती है जैसे उस अणु बॉम्ब की वजह से जापान की हुई। तो फिर अभी एक बहुत बड़ी पहल है पूरे दुनिया में कि अणु ऊर्जा नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं। अभी इस अणु ऊर्जा के नेक्स्ट अगर कुछ ऊर्जा है, इस अणु बॉम्ब के ऊपर नेक्स्ट अगर कोई बॉम्ब है, तो वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली ऐसा बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, आप सभी शायद जानते होंगे कि वो वहां के हुकुमशाह है, डिक्टेटर है। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि देखो हमसे उलझना नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है।
और इतना शक्तिशाली वो हाइड्रोजन है, उसको स्टोर करना इतना डिफिकल्ट है, उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो भी गाड़ी इसके ऊपर चलती है, जो जो एक्सपेरिमेंट हुए, वो इतने फिर उसमें जो कुछ एक्सीडेंट्स हुए, वो देख के पता चलता है कि ये एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस है। वो उतना ही डेंजरस है जितना अनुभव था। तो ये कहानी हाइड्रोजन की है। तो दोस्तों बेसिकली जैव ईंधन में इशू क्या है? हाइड्रोजन तो वैसे जैव ईंधन का सिर्फ एक पार्ट है जिसको आज लोग बता रहा है, इसलिए मैंने आपको समझाया। लेकिन जैव ईंधन की जब भी बात होती तो उसमें हाइड्रोजन की बात नहीं होती। बाकी के सभी जो हमने देखे, बायोडीजल, बायोइथेनॉल, बायोमीथेन, ये सब कुछ जो है, अब ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, दुनिया को बचाने वाले सोल्यूशन है, लेकिन क्यों नहीं वो उस लेवल पे जाते? क्यों नहीं उसका इतना काम होता? क्यों वो अपने इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस नहीं कर पाते? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें कुछ है तो वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं उस लेवल पे, उस स्केल पे। जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वेस्ट से बनता है कुछ बायोफ्यूल, या कोई करंजा से, या कोई जट्रोफा से बना रहा है, अलग अलग चीजों से बन रहे, वो इतने छोटे हैं कि लोग गिनते भी नहीं उसको। अगर कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट चालू है ना, कोई देखता भी नहीं उसकी तरफ। इतनी बड़ी स्केल पे, इतनी बड़ी लेवल पे आज हमें इस ऑयल एंड गैस या ये ईंधन लगता है, और फिर उसको जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं है। इसलिए आज जितना भी मैक्सिमम जो बायोफ्यूल या मैक्सिमम जैव ईंधन का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अनाज की वजह से। अनाज का ही इस्तेमाल कर, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इस रॉ मटेरियल के लिए। और जो भी बाकी के ऑप्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो नहीं उतनी प्रॉमिसिंग। वेस्ट की बात करें, कचरे की बात करें, तो जितना भी कचरा हम लोग तैयार करते हैं ना, जो गीला कचरा होता है, अभी हमारे जो वेस्ट में 50-60% गीला कचरा होता है, लेकिन वो सेग्रीगेटेड चाहिए ना। अगर उसमें प्लास्टिक है, रबड़ है, शर्ट है, चप्पल है, तो वो हम उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे नहीं जैव ईंधन तैयार करते, उस प्रोसेस को में वो काम नहीं करेगा। इनफैक्ट कचरे का तो ऐसा है कि अगर आप हर कचरे को सेग्रीगेट करके दे, कोई भी कचरा हो, तो 100% रिसाइकल हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है वो पहाड़ों को बड़ा करने की। लेकिन वैसा नहीं है। रॉ मटेरियल के आगे एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें, बाकी के किसी बायोमास की बात करें, तो वो उतनी लेवल पे नहीं जितने ऑयल एंड गैस चाहिए। ऑयल एंड गैस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, जेट्रोपा वगैरह वो भी जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत छोटा है। अलगे की बात करें तो अलगे में इतना पैसा लगता है। ये जो मैंने कहा कि 72 वेरिएबल्स है कि जिसके ऊपर अलगे काम करते हैं, ये पूरी मशीनरी आप देख रहे हो, ये इतने कैपिटल इंटेंसिव है कि आज की तारीख में जो मैक्सिमम अलगे का उपयोग होता है वो सुपर फूड करके होता है। यानी स्पिरुलिना आप देखोगे तो 2000-2500 किलो में बेचते हैं वो लोग, तभी जाके वो फिजिबल होता है ना। अगर आप वो 40-50-100 रुपए वाला आप फ्यूल का निर्माण, उसमें बहुत डिफिकल्ट है ये करने में। फिर भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है ना दुनिया के सामने, कि किस तरह से इतने बड़े वॉल्यूम को ये तैयार करें। इतने बड़े ऑयल एंड गैस जब हम जैव ईंधन को देख रहे हैं कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ, लेकिन वो किस तरह से इतने बड़े स्केल पे तैयार करें। और जब भी ये जैव ईंधन तैयार होता है ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, उसको 5 गुना 10 गुना लगता है। 10 गुना अगर रॉ मटेरियल आपको लगता हो और प्रोडक्ट भी आपको इतना बड़ा चाहिए, तो ये कैसे तैयार करें, कैसे इसको हैंडल करें, वॉल्यूम कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के सामने। और इसीलिए दुनिया जानती है, दुनिया ये मानती है, ये समझती है कि जैव ईंधन पे भले ही हम लोग देखें, बात करें, लेकिन जैव ईंधन कभी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस ही नहीं कर पाता, कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम ये इतना ग्रेट, इतना बड़ा है सब कुछ, तो ये पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और यही कारण है कि कितनी ही तबाही हमारे आंखों के सामने हो रही, फिर भी क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इस क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, हर देश की इकोनॉमी इसके ऊपर चल रही है। वो रशिया इतने सबके सामने युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को मदद करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक भी देश नहीं जा रहा, क्योंकि पूरे इस यूरोप को 40% से ज्यादा नेचुरल गैस रशिया से आती है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कोई सप्लाई करता है वो है रशिया। किसी की हिम्मत नहीं उसके आगे जाने की। तो ऐसी आज की परिस्थिति है कि जैव ईंधन की बात करें, लेकिन जैव ईंधन सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता, ऐसे लोगों का मानना है। और दोस्तों ऐसे पोजीशन में, ऐसे परिस्थिति में जो एमसीएल कर रहे हैं, अगर इसको आप समझेंगे तो आप ज्यादा गर्व महसूस करोगे। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे आप ऐसी परिस्थितियों की, ऐसे सिस्टम की,
तो आपको पता चलेगा, आपको समझा कि हम क्या कर रहे हैं। आप बिजनेस के एंगल से नहीं, एक कंट्रीब्यूशन के एंगल से अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमसीएल किस तरीके से इस सब परिस्थिति को बदलने वाला है, बदल रहा है। क्यों मैं ऐसा मैं क्यों 1 2 4 प्रोजेक्ट पहले चलाओ बाद में सब करो, ऐसे नहीं करते हम लोग। क्यों इतने सारे प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं, क्यों इतना सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया के लिए अभी ये जो एग्जाम्पल, ये सोल्यूशन है, ये तैयार कर रहे हैं। और जो हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए होने वाला है वो बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी सिस्टमैटिकली रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रही है, स्पेसिफिकली ये नेपियर ग्रास के ऊपर। अलगे अलगे बायोमास के लिए, अलगे के ऊपर काम कर रहे हैं। आप पूरा पढ़ाई करो उसके बारे में, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। और नेपियर ग्रास, एमसीएल पहली ऐसी कंपनी है जो इतने सिस्टमैटिकली नेपियर ग्रास के ऊपर, बायोमास के ऊपर काम कर रही है, जिससे हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। किसी कंपनी ने अभी तक नहीं किया। कुछ कंपनियां हैं थाईलैंड में, कुछ यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है कि जिन्होंने नेपियर ग्रास से बायो सीएनजी बनाया। कितने स्केल पे बनाया आप पढ़िए। कोई भी इतने स्केल पे, इतने कमर्शियल स्केल में, इतने वॉल्यूम में किसी ने काम किया नहीं जो एमसीएल इसके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, एमसीएल पहली कंपनी है जो स्केल और बिजनेस मॉडल, यानी करना कैसे है। अगर 10 गुना आपको रॉ मटेरियल लगता है तो उस 10 गुना रॉ मटेरियल के साथ कैसे ईंधन का निर्माण करेंगे हम, कैसे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत, जब मैं बात कर रहा हूं, यही सोल्यूशन अल्टीमेट। और ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको अभी, और ये दुनिया के लिए सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये एमकोल जो है वो तो डिसरप्टिव है, वो तो पाथ ब्रेकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स है। दोस्तों, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग, जितनी भी तबाही आज हमारे आंखों के सामने हो रही है ना, उसका एक नंबर दुश्मन, एक जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है कोयला। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ये अमेरिका हो, यूरोप हो, ये सभी डेवलप्ड जो नेशंस है ना, उन्होंने इतना कोयला जलाया है, उसके वजह से ये धुआं है ऊपर। और आज भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है सब लोग, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कोयला इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां ऐसे परिस्थिति में कोई इस कोयले को 100% रिप्लेस कर रहा है। कोई इस सबसे बड़े दुश्मन को रिप्लेस करने के लिए, उसका अंत करने के लिए एमकोल लेके आया है। तो इसके जैसा कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। कोई, किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक कि ऐसे हम लोग एमकोल, कैसे बायोकोल ऐसा तैयार करेंगे, ऐसा सिस्टमेटिकली रॉ मटेरियल तैयार करेंगे और ये पूरी दुनिया को एक सोल्यूशन देगा। आज हमारी ताकत इतनी है हम सबकी, हम मिलके दुनिया के लिए जितना कोयला लगता है ना, उससे 30% से ज्यादा कोयला तैयार कर सकते हैं। ऐसा भारत देश के में रिसोर्सेस हम कर सकते हैं मिलकर, और करेंगे। और ये एम कुकिंग सिस्टम, ये एम स्टोव, ये एम पिलेट्स, ये भी अगेन ब्रेक थ्रू, ये अगेन मिराकलस। ये जो चूल्हे हम लोग लेके आएंगे, ये 100% एलिमिनेट करेंगे इस एलपीजी को। और सिर्फ गांव में नहीं, गांव में वहां जो चूल्हे चलते हैं बायोमास, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छे, सबसे अच्छे महानगरों में, सबसे पॉश लोकेलिटी में, अच्छे घरों में, या 5 स्टार होटल में, हर जगह ये एम पिलेट्स, ये एम कुकिंग सिस्टम ऐसे जलने वाले हैं कि इसमें धुआं नहीं है, और वैसे जलेंगे जैसे एलपीजी जलता है। ये काम किसी ने अभी तक नहीं किया जो एलपीजी, जो हम एमसीएल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आपके सामने है। आने वाले दिनों में जो हर तरह के एप्लीकेशन है, जो भी अलग अलग तरह के फ्यूल ईंधन लगते हैं, हर तरह के ईंधन का सोल्यूशन हम देंगे। और वो भी सिर्फ और सिर्फ जैव ईंधन के माध्यम से, वो हम करा के देंगे। इनफैक्ट यही कारण होगा कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में होगी तो वो होगी एमसीएल। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में 300 लाख करोड़ की है। यानी आप बिस्किट का पैकेट लीजिए 4 रुपए का, नहीं तो आप एक बड़ी कार खरीदिए 10 लाख की। तो सब कुछ पैसा लेके कितना बनता है जीडीपी? 300 लाख करोड़ का अपने देश का, इतने सारी आबादी, इतने लोगों का। और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस में हर साल में कितना निवेश होता है? पिछले साल कितना निवेश हुआ? तो 225 लाख करोड़। एक साल में 225 लाख करोड़ एक चीज में, एक सेक्टर में निवेश हुआ, और वो है ऑयल एंड गैस। तो सोचे, जब ऐसे एग्जांपल लेके आएंगे ना, तो यही तरीका है, लोग यही पैसे डालने वाले हैं। और हम वो होने वाले हैं जो दुनिया को एक्चुअली फिर से सस्टेनेबल पाथ के ऊपर लेके जाएंगे। उस स्केल में ये बिजनेस हमें करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर तहसील जो जिस स्केल में जाएगा, हर गांव में ये पोटेंशियल है बिजनेस का, बिकॉज इट इज ऑयल एंड गैस, बिकॉज इट इज पेट्रोकेमिकल्स। और मैंने आज आपको बताया ऑयल एंड गैस का हम तो ख्याल रखेंगे, ईंधन और ऊर्जा का ख्याल रखेंगे, लेकिन कैसे पेट्रोकेमिकल्स उसको रिप्लेस करेंगे। इसलिए मैंने वो इथेनॉल, मिथेनॉल के बारे में आपको बताया। और कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमी हर तरीके से, यानी सिर्फ
ईंधन की बात नहीं है, तो हर तरीके से हर प्रोडक्ट को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं ओनली एंड विद एमसीएल। और एमसीएल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में दुनिया में इस सस्टेनेबिलिटी के लिए होगा। और इस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। धन्यवाद। Yes,